सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत सीकर के पार्ट 2 की बात करेंगे। मतलब आज हमारे सीकर के अंतर्गत इतिहास और कला संस्कृति की बात करेंगे। इसमें स्पेशली पर्यटन और दर्शनीय स्थलों की बात होगी। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल त्रिपुरा सुंदरी की धरती से प्रणाम है, बिल्कुल सभी को प्रणाम है। और कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर 2 दिन कहाँ चले गए थे। तो 2 दिन से कुछ काम था तो जयपुर जाना पड़ा, तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई। अब आपकी क्लासें कंटिन्यू होगी, बिल्कुल, है ना। इसी बुक के लिए गए थे जयपुर। ये बुक जो है जिला दर्शन की, इसको आप सभी साथी पढ़ के आया करें ताकि आपको हेल्प मिले अपनी इस क्लास के अंदर। अपन जो भी पढ़ते हैं लगभग सारा इसी के अंदर समाहित है। बिल्कुल, हमारे लिए मिठाई कहाँ से है? अभी मिठाई तो आपको पहले ही खिला दी और ऑफलाइन में वापस खिलाएंगे, क्योंकि किताब आए हुए इतना टाइम हो गया। तो अभी जब नई A to Z आएगी तब आपको मिठाई खिलाएंगे, है ना। A to Z भी बहुत जल्द आने वाली है। अभी तो आप जिला दर्शन का अध्ययन करें आराम से। और अभी आज़ादी ऑफर जो चल रहा है उसमें स्पेशल कोर्स की जो प्राइस है बहुत ही कम है, तो उसका भी आप लाभ उठाएं। बिल्कुल, हाँ, मिठाई जरूर खिलाएंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है। सभी को नमस्कार है। सहदेव सिंह जी नमस्कार कर रहे हैं, राम राम। हनुमानगढ़ से प्रणाम है, बिल्कुल प्रणाम है आपको। तो सभी को नमस्कार है, सभी को प्रणाम है। और इसी के साथ हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इतिहास के बारे में। सीकर जिले के इतिहास के बारे में एग्जाम में क्या प्रश्न आ सकता है, तो सीकर जिले के इतिहास की बात हम करते हैं। तो हमने बात की थी सीकर के बारे में कि इस सीकर का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम क्या है? वीरभान का बांस। वीर भान का बांस। वीर भान का बांस जो है इस सीकर जिले का या सीकर जो क्षेत्र है इसका क्या है? प्राचीन नाम है। अब यहां पर हम बात करते हैं सीकर क्षेत्र के बारे में। सीकर जो है आजादी से पूर्व क्या एक ठिकाना हुआ करता था? तो बात करते हैं सीकर आजादी से पूर्व जयपुर रियासत का, जयपुर रियासत का ठिकाना था। और इसी की यदि हम बात करें तो 30 मार्च 1949 को जिला बना। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी सीकर जिले के संबंध में। अब यदि हम बात करें सीकर की स्थापना को लेकर प्रश्न आ जाता है। स्थापना, तो सीकर की स्थापना की बात करें तो 1687 में एक नाम आता है, राव ठाकुर दौलत सिंह। कहीं कहीं आपको शिव सिंह भी नाम देखने को मिलेगा, शिव सिंह है। तो एक ही बात है, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। राव ठाकुर दौलत सिंह या शिव सिंह जो है वो इस ठिकाने के क्या है? संस्थापक माने जाते हैं। और यहाँ पर हम बात करें सीकर जो ठिकाना था वो जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। और जयपुर में किस राजवंश ने शासन किया था? कछवा राजवंश ने यहाँ पर शासन किया था। तो ये बेसिकली जानकारी जो थी वो सीकर के संबंध में थी कि प्राचीन नाम इसका वीरभान का बांस है। आजादी से पूर्व ये सीकर एक ठिकाना हुआ करता था जो कि जयपुर रियासत का हिस्सा था। हम जब बात करते हैं रियासतों की और आजादी के समय 19 देशी रियासतों और 3 अलग ठिकानों की, तो चूंकि 3 अलग ठिकाने जो थे वो स्वतंत्र ठिकाने हुआ करते थे, किसी ना किसी रियासत के अधीन तो थे। लेकिन सीकर की यदि हम बात करें तो ये पहले ही एक उच्च श्रेणी का ठिकाना था जो कि जयपुर रियासत में शामिल था। और 30 मार्च 1949 को यदि हम बात करें तो राजस्थान के लगभग बड़े क्षेत्र का क्या हो जाता है? एकीकरण हो जाता है। और उसी समय लगभग कुछ क्षेत्रों को जिले घोषित कर दिया जाता है। यदि हम इतिहास की बात करें कि सीकर की स्थापना कब हुई, तो प्राचीन नाम वीरभान का बांस है। और स्थापना का मैटर आता है 1687 में। राव ठाकुर दौलत सिंह या शिव सिंह जो हैं वो इसकी स्थापना करते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जीण माता के बारे में, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जीण माता के मंदिर की यदि हम बात करें तो मंदिर कहां पर है? मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर। रेवासा सीकर में माता का मंदिर है।
अब यहाँ पर बात करें माता का मेला जो है एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आया था, निम्न में से कहां पर वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं? तो अधिकांश लोक देवियों के मेले जो कि नवरात्रि में भरते हैं वो सभी मेले लगभग साल में 2 बार लगते हैं। बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, दोहरी मन्ना से प्रणाम आ रहा है, बिल्कुल प्रणाम। तो मेले की यदि हम बात करें तो मेला कब कब लगता है? चैत्र व आश्विन नवरात्र को, चैत्र व आश्विन नवरात्र को यहां पर मेला भरता है, अर्थात वर्ष में 2 बार भरता है, अर्थात वर्ष में 2 बार। एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से किस मेले की यदि हम बात करें तो वर्ष में 2 बार भरता है, तो ये यहाँ पर बात करें जीण माता की, तो जीण माता का मेला जो है चैत्र और आश्विन नवरात्रों में भरता है। नवरात्र वर्ष में 2 बार आती है, इस वजह से ये वर्ष में 2 बार मेला हो जाता है। और ये प्रश्न भी आया हुआ है कि राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा जो लोकगीत है वो किस देवी का माना जाता है? तो ये भी एक प्रश्न है कि राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत इसी देवी का है। और यदि हम लोक देवताओं में यदि हम बात करते हैं कि लोक साहित्य में, यदि लोक देवता में यदि हम बात करें राजस्थान साहित्य में कि कौन से लोक देवता का सबसे लंबा है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा गीत, और यहां पर क्या है? लोक देवता की बात कर रहे हैं, लोक देवता। लोक देवी में अगर ऐसा प्रश्न आए राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा गीत कौन सा है, तो वो ना तो लोक देवी पूछ रहा ना लोक देवता पूछ रहा है, तो उसमें आपको जीण माता आंसर देना है। लेकिन यदि प्रश्न पूछ लिया जाए लोक देवियों में सबसे लंबा कौन सा गीत है, तो भी जीण माता का है। लोक देवता की यदि हम बात करें तो बाबा रामदेव जी का जो गीत है वो लोक देवताओं में सबसे लंबा माना जाता है, जबकि संपूर्ण राजस्थानी साहित्य में यदि हम बात करें तो इस लोक देवी का सबसे गीत लंबा है। अब यहां पर हम बात करें, इसे मधुमक्खियों वाली देवी भी कहा जाता है, मधुमक्खियों वाली देवी। और मधुमक्खियों वाली देवी कहने के पीछे ये रीजन है कि ऐसा माना जाता है कि जब औरंगजेब ने मतलब हिंदू इमारतों को तोड़ने का जो आदेश दिया था, उस समय उनकी सेना ने यहाँ पर भी आक्रमण किया था, लेकिन अचानक ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी, और मधुमक्खियां प्रकट होने की वजह से उन मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना के ऊपर हमला कर दिया, और बाद में ये मंदिर नहीं तोड़ा जा सका। और यहाँ पर कहते हैं कि औरंगजेब यहाँ के चमत्कार से इतना प्रभावित हुआ कि माँ के दीपक में जो घी जलता था, वो घी जो है वो औरंगजेब के द्वारा भेजा जाता था, कई लंबे समय तक वो भेजा गया। और वर्तमान में यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर दीपक के लिए घी भेजने की ऐसी परंपरा मानी जाती है, जो काफी लंबे समय से यहाँ पर परंपरा मानी जाती है। बिल्कुल यहाँ पर 2.5 प्याला शराब की भी बात आ रही है। और यहाँ पर बलि की यदि हम बात करें तो यहाँ पर प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। भाई जैसे देवियों को खुश करने के लिए प्राचीन काल में बकरों की, भैंसों की, इस प्रकार से बलि दी जाती थी, कहीं कहीं तो नर बलि भी दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो बलि नहीं दी जाती है। यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर प्रतीकात्मक बलि दी जाती है, प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। प्रतीकात्मक बलि से क्या तात्पर्य होता है कि जैसे कोई भैंसा है, किसी बकरे की यहाँ पर बलि देनी है, अब तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पशु वध या पशु बलि जो है वो एक प्रकार से पूरी तरीके से बैन है, लेकिन फिर भी क्या है कि कहीं कहीं वो इस प्रकार के स्थान है जहाँ पर बलि देने की परंपराएं हैं। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक बलि का मतलब जैसे बकरे की बलि देनी है तो हल्का सा उसका कान के कट लगा दिया, और ये एक प्रकार से क्या हो गया, प्रतीकात्मक बलि हो गई। तो प्रतीकात्मक बलि जो है किस देवी के यहाँ पर चढ़ाई जाती है, तो ये बलि जो है एक प्रकार से जीण माता से क्या है, संबंधित है। अब यहाँ पर जीण माता की यदि हम बात करें तो शेखावटी के चौहानों की यदि हम बात करें, शेखावटी के चौहानों की आराध्य कुल देवी, शेखावटी चौहानों की कुल देवी व सांभर व
सांबर व अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी। वैसे तो यदि हम बात करें तो संपूर्ण चौहानों की क्या है, कुल देवी जो है वो सांबर माता या शाकंभरी माता मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें शेखावटी के क्षेत्र पर, जहाँ पर चौहानों ने साम्राज्य स्थापित किया था, चौहानों ने वहाँ पर शासन किया था, बाद में कछवा शासक यही राव शेखा जो है वो वहाँ पर जाके शेखावटी बसा देते हैं। लेकिन यहाँ के जो चौहान है वो यहाँ पर जीर्ण माता को शेखावटी के चौहान आराध्य देवी ना मान करके क्या है, कुल देवी मानते हैं। जबकि संपूर्ण चौहानों की यदि हम बात करें तो चौहानों की कुल देवी जो है वो कौन सी माता मानी जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी। तो चौहानों की कुल देवी कौन सी माता मानी जाती है, सांभर माता मानी जाती है, सांभर माता या फिर शाकंभरी माता, एक ही बात है, शाकंभरी माता, सांबर माता कह दो या फिर शाकंभरी माता कह दो, एक ही बात है। अब यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे कि सीकर में एक सकराई माता का मंदिर है, उसे भी सांबर माता के मतलब उसे भी शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है। बाकी यदि शाकंभरी माता के मंदिर की बात करें, मूल रूप से जो सांबर माता का मंदिर सांबर में पड़ता है, वहीं पर उन्हीं को शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है। कंद मूल वाली या एक तरीके से हम कह सकते हैं कंद फूल वाली जो देवी है वो इसे कहा जाता है। बिल्कुल सवाई माधोपुर की तरह से प्रणाम है, रणथंभौर से भी प्रणाम आ रहा है, बिल्कुल सभी को प्रणाम है। तो यहाँ पर ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हमने बात की जीर्ण माता की, रेवासा सीकर में मंदिर है, मेला वर्ष में 2 बार भरता है, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें सभी साथी। राजस्थानी साहित्य में यदि हम बात करें तो सबसे लंबा लोग जो गीत है ये इस देवी का माना जाता है, मधुमक्खियों वाली देवी भी इसे कहा जाता है। इससे संबंधित जो घटना थी अभी मधुमक्खियों वाली हम बात कर रहे थे, औरंगजेब के समय सेना ने यहाँ पर आक्रमण किया। एक चीज आप ध्यान रखें, एक भंवराथल नाम से भी जो जगह पड़ती है वो सीकर वो सिरोही जिले में पड़ती है, भंवराथल अचलगढ़ के पास में जगह पड़ती है। और भंवराथल का संबंध भी इसी प्रकार से है कि वहां पर जैसे बात करेंगे सेना ने आक्रमण किया था, तब वहां पर भी मधुमक्खियां जो है, एक छत्ता था मधुमक्खियों का जो सेना के ऊपर टूट पड़ता है और वहां पर आक्रमण हो जाता है। सेना पूरी तरीके से अपने मतलब जो मकसद होता है उसमें कामयाब नहीं हो पाती है, तो वो जगह भी बाद में भंवराथल के नाम से पूजी जाती है। तो इस जगह में उसमें अंतर है। यहाँ पर मधुमक्खियों वाली देवी इसी लोक देवी को कहा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जीर्ण माता के चमत्कार से यहाँ पर मधुमक्खियां प्रकट हुई और उन्होंने सेना के ऊपर हमला किया, क्योंकि वो सेना जो थी वो माता के मंदिर को तोड़ने के लिए आ रही थी। इस वजह से औरंगजेब की सेना पर माता के मधुमक्खियों ने हमला किया। यहाँ पर प्रतीकात्मक बलि दी जाती है, यहाँ पर किसी पशु की बलि नहीं दी जाती है, प्रतीकात्मक बलि यहाँ पर दी जाती है। और शेखावटी के चौहान इन्हें अपनी कुल देवी मानता है, जबकि सांबर और अजमेर के जो चौहान है वो जीर्ण माता को आराध्य देवी मानते हैं। और राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा जो गीत है वो इस माता का माना जाता है। जबकि लोक देवताओं में यदि बात करें कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत कौन सा है, तो वो बाबा रामदेव जी का माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें हर्ष भैरवनाथ जी की, हर्ष भैरवनाथ जी की यदि हम बात करें तो हर्ष भैरवनाथ जी का जो मंदिर है वो कहां पर पड़ता है, मंदिर पड़ता है हर्ष की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां सीकर में ये मंदिर पड़ता है। और एग्जाम में प्रश्न आया हुआ भी है, हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में है, मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में है, तो इस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं भैरवनाथ का मंदिर है और चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं। ये चौहानों के कुल देवता, चौहानों के कुल देवता इनको माना जाता है। और हर्ष भैरवनाथ की बात करें तो ये जीर्ण माता के भाई थे, जीर्ण माता के भाई थे, जीर्ण माता का इनको भाई माना जाता है। और हर्ष की पहाड़ियां सीकर में ये इनका मंदिर है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर इस मंदिर के आसपास देख सकते हो आप पवन चक्कियां भी लगी हुई है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पवन ऊर्जा का जो है वो भी उत्पादन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इसके अलावा और भैरवनाथ जी के मंदिर की बात करें, निर्माण को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न आता है कि भाई निर्माण किसने करवाया था, तो एक चौहान शासक हुए थे जिनका नाम था गुवक, चौहान शासक गुवक द्वारा निर्मित, गुवक प्रथम भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, गुवक फर्स्ट द्वारा निर्मित। जब हम सांबर के चौहानों का इतिहास पढ़ते हैं तब वहां पर एक गुवक नाम प्रथम नाम से एक शासक आते हैं, उन्होंने हर्ष भैरवनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। और वहीं से यदि हम बात करें कि भैरवनाथ जी जो है वो चौहानों के कुल देवता के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। बिल्कुल बाड़मेर से प्रणाम है, प्रणाम।
इसके अलावा हम बात करते हैं खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी के मेला जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला माना जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं खाटू श्याम जी की। खाटू ग्राम में इनका मंदिर है। मंदिर कहाँ पर है? खाटू ग्राम। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आता है कि खाटू श्याम जी का मंदिर जो है वो राजस्थान में किस जिले में है, और पर्टिकुलर जगह की बात करें तो वो खाटू ग्राम के अंदर माना जाता है। इसके अलावा हम खाटू श्याम जी की बात करें, श्याम का नाम आते ही पता चल रहा है कि ये मंदिर जो है किस भगवान का है? भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है। भगवान कृष्ण के श्याम रूप की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर यदि हम बात करें भगवान श्याम की, तो यहाँ पर इनके शीश की पूजा होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भगवान श्याम के शीश की पूजा होती है। शीश की पूजा होती है। अलग अलग मतलब जगह अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएं हैं, और इसी वजह से उन प्रतिमाओं की वजह से मतलब एक प्रकार से उस मंदिर की अपनी एक पहचान बन जाती है। जैसे अभी हमने इससे पहले बात की थी कि गोवर्धन जी की बात की थी, गिरधर जी की बात की थी, और भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे अलग अलग स्वरूप हैं, उनको लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये स्वरूप कहाँ पर है। एग्जाम में पूछ लिया जाए भगवान श्याम के शीश की पूजा कहाँ पर की जाती है, तो खाटू श्याम जी में की जाती है। खाटू श्याम जी सीकर में है। इसके अलावा मेला जो है, ये मेला काफी प्रसिद्ध रहा है। तो मेले की यदि हम बात करें, अभी यदि कोरोना काल की बात करें तो राजस्थान के अंदर लगभग सभी मेले स्थगित हैं, लेकिन बाबा श्याम जी का जो मेला है वो दोनों बार भरा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले यदि हम बात करें तो लॉकडाउन हमारे राजस्थान में या पूरे भारत में जो लॉकडाउन लगा था वो कब लगा था? 22 मार्च को एक ट्रायल किया गया था, और 26 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। और ये मेला कब लगता है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं फाल्गुन एकादशी को मेला लगता है। एकादशी का मतलब फाल्गुन महीने में जो 11 होती है, और फाल्गुन कब रहता है? फरवरी के अंदर रहता है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, इसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। लक्खी मेला, लाखों की तादाद में बाबा श्याम के भक्त यहां पर आते हैं, इस वजह से इसे लक्खी मेला कहते हैं। फाल्गुन एकादशी को यह भरता है, अर्थात ये फरवरी मार्च के अंदर भरता है। फरवरी मार्च के अंदर भरता है। तो पिछले साल की यदि हम बात करें तो लॉकडाउन लगने से पहले मेला भर चुका था, और अभी इस साल की यदि हम बात करें तो उस समय आपको पता होगा कि फरवरी के अंदर जो है एक प्रकार से लॉकडाउन खुल गया था। कोरोना के केस जो है वो कम आने लग गए थे, तो स्थिति नियंत्रण में थी। इस वजह से हम कह सकते हैं उस समय मतलब लॉकडाउन खुल गया, और बाबा श्याम के मेले को प्रशासन ने स्वीकृति दे दी। भगवान श्याम का मेला भर गया, और उसके कुछ समय बाद ही वापस कह सकते हैं कि कंडीशन जो है वो राजस्थान में कुछ क्रिटिकल हो गई थी कोरोना को लेकर, तो सरकार ने वापस लॉकडाउन लगा दिया। लेकिन बाबा श्याम का मेला जो है एक प्रकार से कह सकते हैं लॉकडाउन में भी बाधित नहीं हुआ। जब दोनों मेले आए तब कोई लॉकडाउन की कंडीशन नहीं थी, इस वजह से मेले को प्रशासन ने स्वीकृति दी और ये मेला भराया गया। और यदि हम बात करें कि बाबा श्याम के बारे में, तो बाबा श्याम के भक्त जो है वो एक वाक्य बोलते हैं इनके लिए। वाक्य ये भी प्रसिद्ध है, तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि हारे का सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम हमारा। भाई कोई भी व्यक्ति जब निराश हो जाता है, असफलता बार बार जब उसको मिलती है, और असफलता मिलने के कारण यदि कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, तो ऐसा मानना है लोगों का कि बाबा श्याम के वहां पर उनको जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। उससे एक प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एक प्रकार से जनरेट होती है। और यहाँ पर जो है बाबा श्याम का मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के श्याम रूप की यहाँ पर पूजा होती है। बाबा श्याम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर शीश की पूजा होती है। एग्जाम में ऐसा सीधा प्रश्न आता है कि कहाँ पर शीश की पूजा होती है, कहाँ पर धड़ की पूजा होती है, कहाँ पर किस प्रकार की प्रतिमाएं हैं। और मेला फाल्गुन एकादशी को लगता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। इंपोर्टेंट ये मेला है। और यहाँ पर बात करें तो लक्खी मेला कहा जाता है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लक्ष्मण सिंह जी के, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग के बारे में। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की यदि हम बात करें तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि ये लक्ष्मणगढ़ के अंदर स्थित है। और निर्माण की यदि हम बात करें तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह द्वारा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह द्वारा ये निर्मित दुर्ग माना जाता है।
तो यहाँ पर एग्जाम में तो बेसिकली इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, जैसे बड़े दुर्गों के बारे में ज्यादा डिटेल पूछी जाती है, छोटे दुर्गों के बारे में यही आता है कि निम्न में से असुमेलित को छांटिए कि भाई कौन सा दुर्ग किस जिले से संबंधित है। तो इस प्रकार से दुर्ग का ऐतिहासिक महत्व तो है, लेकिन यदि हम बात करें कि दुर्गों के बड़े बड़े दुर्गों में यदि स्थानों की बात करें तो इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिलती है। इतना ही है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि लक्ष्मणगढ़ का जो किला है वो राजस्थान में कहां पर पड़ता है। एक साथी कह रहे हैं कि भाई हमारे कमेंट देखा करो। बिल्कुल मैं कमेंट देखता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी के कमेंट देख पा रहा हूं मैं, सभी के कमेंट शो हो रहे हैं। तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की हमने बात की। इसके अलावा हम बात करते हैं दाता रामगढ़ दुर्ग के बारे में। एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है ये दुर्ग राजस्थान में कहां पर है, तो ये दाता रामगढ़ सीकर जिले के अंदर पड़ता है। निर्माण को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, तो ठाकुर गुमान सिंह जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठाकुर गुमान सिंह द्वारा निर्मित, तो ठाकुर गुमान सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा हम फतेहपुर के बारे में बात करते हैं। फतेहपुर दुर्ग के बारे में बात करते हैं कि फतेहपुर दुर्ग जो है, जैसे कि फतेहपुर जो क्षेत्र माना जाता है वो कायम खानी लोगों का माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कायम खानी समुदाय की है। और फतेहपुर दुर्ग की यदि बात करें हम तो फतेह सिंह कायम खानी द्वारा निर्मित। तो यदि हम इस कायम खानी समुदाय की बात करें तो मूल रूप से ये हिंदू हुआ करते थे, ये गोगा जी के वंशज हुआ करते थे। लेकिन यदि हम बात करें, एक ऐसा कालखंड आया कि इनका धर्म परिवर्तन हो गया और धर्म परिवर्तन के द्वारा जो ये मुस्लिम बने हैं, ये एक प्रकार से कायम खानी चौहान भी कहलाते हैं और कायम खानी मुसलमान भी कहलाते हैं। पूर्व में ये गोगा जी के वंशज थे, गोगा जी को अपना आराध्य देवता भी मानते हैं। और फतेहपुर दुर्ग की यदि हम बात करें तो फतेह सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और यदि हम बात करें फतेहपुर के बारे में, तो फतेहपुर के अंदर सरस्वती पुस्तक भंडार या एक पुस्तकालय यहाँ पर स्थापित है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फतेहपुर में सरस्वती, और एग्जाम में आया हुआ भी है सरस्वती पुस्तक भंडार किस जिले में स्थित है, तो फतेहपुर में सरस्वती पुस्तक भंडार या फिर हम इसको पुस्तकालय कह सकते हैं। पुस्तकालय स्थित है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये पुस्तकालय का मतलब अभी नवीन लाइब्रेरी नहीं है, ये एक प्राचीन पुस्तकालय है जहाँ पर पांडुलिपियां या जो पुरानी पुस्तकें हैं, जो पुराने ग्रंथ है, वो यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं। बिल्कुल फतेहपुर में है ये पुस्तकालय। और फतेहपुर दुर्ग की हमने बात की कि यहाँ पर फतेह सिंह जी कायम खानी ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा हम बात करते हैं दौलत खां का मकबरा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये मकबरा कहाँ पर है, तो ये मकबरा भी फतेहपुर के अंदर पड़ता है। हाजी सुलेमानी निजामुद्दीन सुलेमानी की जो दरगाह है ये भी कहाँ पड़ती है, ये भी फतेहपुर में पड़ती है। और श्री लक्ष्मी नाथ जी का जो मंदिर है ये कहाँ पर पड़ता है, ये भी फतेहपुर के अंदर पड़ता है। सीधा एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर जो है वो कहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो नाथद्वारा में पड़ता है, लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर जो है वो फतेहपुर में पड़ता है। और ध्यान रखें आप, लक्ष्मण नाथ जी जो है इनका एक ऐसा ही मतलब मिला जुला नाम जो है वो जैसलमेर में है। और वहां पर यदि हम बात करें तो जैसलमेर के शासकों के कुल देवता माने जाते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं गंगा माता का मंदिर। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। गंगा माता का मंदिर कहां पर है, ये सीकर जिले में है। और हम बात करें सकराय माता के मंदिर की, तो ये सकराय सीकर जिले में स्थित है, सीकर में स्थित। इन माता को शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है। मूल नाम क्या है, सकराय माता या सनकारी माता, लेकिन इसे शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है। शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है।
तो यदि हम शाकंभरी माता की बात करें तो जो सांबर माता का मंदिर सांबर में स्थित है उसी को शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थित जो ये मंदिर है जिसे सकराई माता या सनकारी माता कहते हैं, इसको भी शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर सीकर जिले में है। अब बात करते हैं रेशमा महल की बात। महलों से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, फेमस महलों के बारे में पूछा जाता है। लेकिन यदि हम बात करें कि हवा महल, जितने भी बड़े बड़े महल हैं उनके संबंध में एग्जाम बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं। अब हो सकता है नवीन इस प्रकार के प्रश्न आ जाए। तो रेशमा महल कहाँ पर है? रेशमा महल सीकर जिले में है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि नेपाल के गिरिराज प्रसाद, नेपाल के गिरिराज प्रसाद कोइराला का या कोइराला के पूर्वजों का संबंध इस महल से है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि नेपाल के गिरिराज प्रसाद कोइराला के पूर्वजों का संबंध राजस्थान में किस जगह से है या राजस्थान के किस महल से है, तो वो महल कौन सा हो जाएगा? वो रेशमा महल हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें बाबा जुझार जी के बारे में, तो ये एक लोक देवता की इनकी ख्याति है। और यदि हम बात करें, इससे पहले हमने जैसे डूंग जी जवार जी की बात की थी, जो कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लोहा लेते हैं और शेखावटी क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध रहते हैं। तो अब यहाँ पर यदि हम बात करें इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, तो इमलोह में इनका जन्म हुआ था। इनके मंदिर के बारे में पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ, तो इनका मंदिर श्यालोदड़ा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। शालोदड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। और शालोदड़ा में क्यों बना हुआ है? तो शालोदड़ा में जो गायें चुरा कर ले गए थे मुस्लिम लुटेरे, उन गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को यहाँ पर प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गायों की सुरक्षा हेतु मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और इनके मंदिर की यदि हम बात करें, इनका जो थान है, इनका स्थान किस जगह पर होता है, तो थान को लेकर भी एग्जाम में पूछा जाता है। थान कहां पर होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान होता है। कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई बाबा जुझार जी का जो थान है किस वृक्ष के नीचे होता है, तो खेजड़ी वृक्ष जो है यहाँ पर इनका होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट ओमल सोमल मंदिर के बारे में। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो यूनिक प्रश्न होते हैं। ये मंदिर कहाँ पर पड़ता है? ये सलादीपुर के अंदर पड़ता है। और ये सलादीपुर कहाँ पर पड़ता है? ये खंडेला के अंदर पड़ता है। और खंडेला कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। ये 11वीं शताब्दी का मंदिर माना जाता है। 11वीं सदी का ये मंदिर है। और यदि अभी वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में केवल इसके अवशेष बाकी हैं। वर्तमान में केवल अवशेष शेष हैं। तो वर्तमान में ये मंदिर जो है सुसज्जित अवस्था में नहीं है। लेकिन एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि ओमल सोमल का मंदिर राजस्थान में कहां पर है, तो ये ओमल सोमल का मंदिर है। गणेश्वर का शिव मंदिर जो है ये भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। गणेश्वर एक सभ्यता स्थल भी है जो सीकर जिले में पड़ती है, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। कल हमने बात की थी, आज और बात करेंगे। तो ये मंदिर कहां पर है? ये गणेश्वर के अंदर पड़ता है। और गणेश्वर कहां पर है? सीकर के अंदर है। भाई प्रश्न आ जाता है गणेश्वर का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, तो वो सीकर जिले से संबंधित है। इसके अलावा हम बात करते हैं गोपाल मंदिर या फिर चित्रकूट धाम के बारे में। इसके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जगह है कहां पर, तो ये नीमड़ा ग्राम के अंदर जगह पड़ती है। और नीमड़ा ग्राम कहां पर है? सीकर जिले के अंदर ये नीमड़ा ग्राम है। गोपाल मंदिर की बात करें तो गोपाल किनको कहा जाता था? भगवान कृष्ण का ये मंदिर है। भगवान कृष्ण का
मंदिर, क्योंकि गोपाल जो है वो भगवान श्री कृष्ण का क्या है, एक उपनाम माना जाता है। एग्जाम में ये भी आ सकता है गोपाल मंदिर कहाँ पर है, या फिर चित्रकूट धाम भी पूछा जा सकता है। तो दोनों का संबंध क्या है, इसी मंदिर को चित्रकूट धाम के नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करें गणेश्वर सभ्यता के बारे में, तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो कहाँ पर है, सीकर जिले के अंदर पड़ती है। और सीकर जिले में नीम का थाना जो क्षेत्र है, नीम का थाना क्षेत्र में ये सभ्यता स्थल पड़ती है। अब यहाँ पर बात करें, कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। कांतली नदी के किनारे विकसित, कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। इसे समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये स्थल जो है ये कौन से युग का है, ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल, सभ्यता स्थल। ऐसे प्रश्न भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता जो है वो पाषाण युगीन है, कौन सी सभ्यता है वो ताम्र युगीन है, कौन सी सभ्यता है वो कांस्य युगीन है, कौन सी सभ्यता लोह युगीन है। इस प्रकार से अलग अलग एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गणेश्वर सभ्यता जो है वो, इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ से जो ये गणेश्वर का टीला है, यहाँ से ये सभ्यता स्थल प्राप्त हुई है। तो इसका उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो R.C. अग्रवाल, या फिर हम पूरा नाम लिखे तो रतन चंद्र अग्रवाल जो है उनके नेतृत्व में क्या हुआ था, तो यहाँ पर उत्खनन हुआ था। तो लिख सकते हैं, एग्जाम ऐसे ही आता है, R.C. अग्रवाल के नेतृत्व में, R.C. अग्रवाल के नेतृत्व में उत्खनन यहाँ पर होता है। और यदि हम बात करें तो गणेश्वर का टीला जो है, इसके बारे में ताम्रयुगीन सभ्यता के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है और इसे समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाती है, जननी कहा जाता है। तो समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है वो इसे कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है, ताम्रवती नगरी, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, ताम्र नगरी। और ताम्र जिला किसे कहा जाता है, ताम्र जिला। तो यहां पर इनसे संबंधित बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं पहले। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ताम्रवती नगरी के बारे में, तो ये आहड़ सभ्यता स्थल जो कि उदयपुर में पड़ता है, इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। ताम्र नगरी जो है वो खेतड़ी को कहा जाता है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। जबकि बात करें ताम्र जिला जो है वो भी झुंझुनू को कहा जाता है। और अब हमारा जो नेक्स्ट जिला है वो झुंझुनू होने वाला है। तो 4 फैक्ट जो हैं वो ताम्र से संबंधित हैं, अलग अलग यहाँ पर सभी के आंसर हैं। ताम्रवती नगरी अलग आंसर है, ताम्र नगरी अलग आंसर है, जो ताम्र जिला है वो अलग आंसर है। और गणेश्वर के बारे में बात करें तो इसे समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, सीकर जिले में कुछ हवेलियां जो है वो क्या है, प्रसिद्ध रही हैं। और वो हवेलियां कहाँ कहाँ पर रही है, तो यहाँ पर आप बात करते हैं कि सीकर जिले के अंदर ये सभी हवेलियां पड़ती है। पर्टिकुलर यदि हम बात करें कि ये हवेलियां कहाँ पर पड़ती है, जैसे बैजनाथ रुइया की हवेली कहाँ पर है, रामगढ़ के अंदर है। अब आप यहाँ पर आंसर देंगे कि पंसारियों की हवेली कहाँ पर है, और कोडियों की हवेली, कोडिया और राठियों की हवेली जो है वो कहाँ पर है। देखिए सभी साथी कमेंट करेंगे, ये हवेली लक्ष्मणगढ़ के अंदर है। लक्ष्मणगढ़ में वैसे बहुत सारी हवेलियां हैं, बहुत सारी हवेलियां प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, नंदलाल देवड़ा की हवेली सीकर में है, पोदारों की हवेली भी सीकर में है, कोडिया और राठियों की हवेली कहाँ पर है, लक्ष्मणगढ़ में है। पंसारियों की हवेली आपको बताना है, बैजनाथ रुइयों की हवेली रामगढ़ सीकर के अंदर पड़ती है। और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि ये हवेली कहां पर है। देखिए सभी साथी फास्ट कमेंट करेंगे, पंसारियों की हवेली कहां पर है, सीकर जिले में है। एक साथी का कमेंट आ रहा है सीकर जिले में है, ये बात तो मैं भी कह रहा हूं कि सीकर जिले में है, सीकर में पर्टिकुलर कहां पर है ये आपको आंसर देना है। देखिए फटाफट आप सभी साथी कमेंट करें कि सीकर जिले में यहाँ पर पंसारियों की हवेली कहां पर है। एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है हवेलियों को लेकर, तो सभी साथी कमेंट करें। और इसी के साथ सभी साथी क्लास को लाइक भी करें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। और जितने भी नए साथी जुड़े हैं सभी साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। नवलगढ़ की बात आ रही, भाई नवलगढ़ यहाँ पर नहीं है। पोदारों की हवेली झुंझुनू में भी है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पोदार जो है वो क्या है, महाजनों में एक समाज होती है और वहां पर भी पोदारों की हवेली है, यहाँ पर भी है। बीकानेर में भी बहुत सारी हवेलियां प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये हवेली कहाँ पर है, ये श्री माधोपुर के अंदर है।
श्री माधोपुर के अंदर हवेली है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना, श्री माधोपुर के अंदर है, जबकि सवाई माधोपुर जो है वो क्या है, अपने आप में पर्टिकुलर एक जिला है। भाई एक नाम से अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ की यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे रामगढ़ की चलो बात करते हैं। रामगढ़ अभी कहाँ आ रहा है, सीकर जिले में रामगढ़ है। इससे पहले हमने अलवर पढ़ा था, वहां पर रामगढ़ है। इससे पहले हमने जयपुर पढ़ा था, वहां पर रामगढ़ है। जबकि जैसलमेर में भी क्या है, रामगढ़ है। और रामगढ़ के नाम से चित्तौड़ में भी एक जगह है जिसे रामगढ़ कहते हैं या फिर गंगरार भी कहते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे नाम क्या है मिल सकते हैं। हाँ, एक साथ सभी साथी क्या है कमेंट कर रहे हैं, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। और विकास जी बिश्नोई कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो आप भी बहुत अच्छा पढ़ते हो, इस वजह से आपको अच्छा लगता है। जो भी साथी मन लगा करके पढ़ते हैं उनको लगता है अच्छा पढ़ाया जा रहा है। कुछ साथी कमेंट करने में लगे रहते हैं, कुछ साथी ध्यान ही नहीं रहते, मोबाइल सामने चल रहा है, इधर उधर ध्यान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपना समय वेस्ट ना करें। जब भी क्लास आप लें, कोई भी क्लास जब आप पढ़ते हैं, बिल्कुल आप ध्यान मोबाइल के ऊपर रखें, स्क्रीन पर रखें कि यहाँ पर बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है, क्या बात समझाई जा रही है। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के जब नाम आते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है। अभी जैसे पौधारों की हवेली की बात करें, वो तो वहां पर भी है। तो एक जैसे बहुत सारे नाम आपको जगह जगह मिल सकते हैं। रामगढ़ की यहाँ पर हम बात करते हैं तो रामगढ़ कहाँ है, रामगढ़ जयपुर में है, रामगढ़ अलवर में है, रामगढ़ सीकर में है, रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है। तो बहुत सारे इस प्रकार के नाम देखने को मिलते हैं। तो एक बार अपन रिविजन करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले तो जिला दर्शन बुक आप सभी साथियों ने उम्मीद करता हूं खरीद ली होगी, और जरूरी भी है। जब तक अपने पास कंटेंट ना हो पढ़ने का मजा ही नहीं आता। तो बिल्कुल आप सभी साथी जरूर खरीद लें, ऐप के अंदर फ्री है, बिल्कुल पूरी तरीके से आपने पढ़ी भी होगी। हार्ड कॉपी भी जरूरी है तो आप ले लें। आज़ादी ऑफर अभी चल रहा है, इसका भी आप लाभ उठाना ना भूलें। अभी बहुत सारी एग्जाम की वैकेंसियों की डेट घोषणा हो चुकी है। तो डेट आ जाने के बाद अब आपको क्या है, एक प्रकार से कमर कस लेनी चाहिए। बढ़िया आप सभी शानदार तैयारी कर रहे होंगे घर पे बैठ करके, क्योंकि कोरोना का पता नहीं है कि कब खत्म होगा, कोचिंग कब खुलेगी। तो अपने को भरोसे नहीं रहना है, अपने को भरोसा खुद पे करना है, दूसरों पे भरोसा नहीं करना है। खुद पर भरोसा करते हुए अपनी पढ़ाई को क्या करना है, जारी रखना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर बात करते हैं इतिहास की। प्राचीन नाम वीरभान का बांस इसका हमें देखने को मिलता है। शिव सिंह जी के समय इसकी स्थापना मानी जाती है। लेकिन यदि हम बात करें, ये जो ठिकाना है सीकर ठिकाना, ये एक प्रकार से स्थापित कब होता है, 1687 में राव ठाकुर दौलत सिंह जी जो है, या फिर इनको शिव सिंह जी भी कह सकते हैं, इन्होंने स्थापना की। 30 मार्च 1949 को यह जिला बनता है। आजादी से पहले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, आजादी से पहले सीकर जो ठिकाना था वो किस रियासत का हिस्सा था। उसमें आपको रियासत अलवर पूछा जा सकता है, रियासत बीकानेर का हिस्सा पूछा जा सकता है, जयपुर का पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आपको ध्यान भी देना है। नेक्स्ट बात करें जीण माता के मंदिर की। जीण माता जो है लोक देवियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीण माता का, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। रेवासा सीकर में ये मंदिर है। मेला चैत्र और आश्विन नवरात्र में भरता, अर्थात वर्ष में 2 बार मेला भरता है। एग्जाम में आया हुआ है, ये बहुत ही मेले वाली लाइन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था कि निम्न में से किस लोक देवी का मेला वर्ष में 2 बार भरता है। तो उसमें 3 ऑप्शन ऐसे थे जिनमें सभी लोक देवियों के मेले सिंगल भरते हैं। भाई जिन लोक देवी का मेला यदि नवरात्र में भरता है तो नवरात्र वर्ष में 2 बार आती है, तो मेले 2 बार आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेले हैं जो वर्ष में 1 बार भी भरते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा जो गीत है वो इसी देवी का माना जाता है। शेखावटी के चौहान जीण माता को अपनी कुल देवी मानते हैं, जबकि यहाँ पर प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। सांबर अजमेर के चौहान अपनी आराध्य देवी मानते हैं। लोक देवताओं में सबसे लंबा राजस्थानी साहित्य का जो गीत है वो बाबा रामदेव जी का माना जाता है। जबकि चौहानों की कुल देवी, क्योंकि हम बात करते हैं चौहानों के जो आदि पुरुष हैं वो वासुदेव जी माने जाते हैं, और चौहानों की जो शाखा है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, सांबर से प्रारंभ होती है। तो माता का मंदिर यही है, और यहीं से सभी चौहानों की क्या है शाखा आगे जाकर के विभाजित हुई है। तो सभी चौहानों की कुल देवी यदि हम बात करें तो वो सांबर माता या शाकंभरी माता होगी। नेक्स्ट बात करें हर्ष भैरवनाथ जी के मंदिर की। हर्ष की पहाड़ी पर है। इसके अलावा यदि हम बात करें मालखेत की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां ये भी कहां पर है, ये भी जिले में पड़ती है। इसके अलावा हमने रघुनाथगढ़ की बात की थी, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। रघुनाथगढ़ जो अरावली की चोटी है वो किस जिले में स्थित है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और इसकी हाइट कितनी है, 1055 मीटर इसकी हाइट
मानी जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं भैरूनाथ जी के मंदिर की, चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं, जीण माता के ये भाई थे। निर्माण चौहान शासक गुहक प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिन्होंने पुनर्निर्माण भी करवाया, किसी शासक ने निर्माण पूर्ण भी करवाया, वापस जीर्णोद्धार भी हुआ, तो अलग अलग नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि हम सांभर के चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे तो गुहक प्रथम के समय ये मतलब निर्माण कार्य जो है मंदिर का होता है, और उसी समय जो है चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर की बात करें, ये खाटू ग्राम के अंदर मंदिर स्थित है, और इनके संबंध में एक वाक्य प्रचलित चलता है कि हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। और भगवान कृष्ण के श्याम रूप की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। भगवान श्याम के यहाँ पर शीश की पूजा होती है, और मेला फाल्गुन एकादशी को लगता है। और ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि खाटू श्याम जी का मेला राजस्थान में कहां पर पड़ता है। और अभी हाल में जो एग्जाम होंगे उसमें ये प्रश्न पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि कोरोना काल में यदि हम बात करें, जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ था और बहुत सारे मेले लगभग सभी जो है स्थगित कर दिए गए थे सरकार के द्वारा, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी। लेकिन यहाँ पर संजोग देखिए आप बाबा श्याम का, कि यहाँ पर इनके जो मेले हैं, इनके मेले बंद नहीं हुए। जब इनका मेला पहले भरा लॉकडाउन से पहले, उसमें लॉकडाउन ही नहीं था, कोरोना की स्थिति सामान्य थी, और अभी फरवरी में भी इनका मेला भरा है। तो यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, लॉकडाउन के अंदर या फिर कोरोना काल में राजस्थान में एकमात्र ऐसा कौन सा मेला था जो कि स्थगित नहीं हुआ, मतलब वो भरा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लक्ष्मण दुर्ग के बारे में, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग के बारे में। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। एग्जाम में सीधा प्रश्न बनता है, राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ दुर्ग कहां पर है। इसके अलावा ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। दाता रामगढ़ में भी एक दुर्ग है जिसका निर्माण ठाकुर गुमान सिंह जी ने करवाया था। फतेहपुर, जो कि फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर है, राजस्थान में नहीं है, और उसी से मिलता जुलता नाम क्या है? फतेहपुर। फतेहपुर सीकरी अकबर के समय एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और फतेहपुर की यदि हम बात करें तो ये जगह कहाँ पड़ती है? सीकर जिले के अंदर पड़ती है। कायम खानी मुसलमान जो है उनका ये गढ़ माना जाता है। कायम खानियों की हम बात करते थे, ये गोगा जी के वंशज माने जाते हैं, जो कि एक कालखंड के अंदर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। फतेह सिंह जी इनके एक नेता हुआ करते थे, एक लीडर हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। और फतेहपुर में सरस्वती पुस्तक भंडार भी स्थित है, और ये भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एग्जाम में ये भी प्रश्न अब तक आ चुका है। सरस्वती पुस्तक भंडार जो है वो राजस्थान में किस जिले में है? दौलत खां के मकबरे की बात करें, ये भी फतेहपुर के अंदर है, सीकर जिले में पड़ता है। हाजी निजामुद्दीन सुलेमानी, देखो वहां पर क्या है, जैसे अजमेर की बात करें तो वहां पर निजामुद्दीन चिश्ती नाम सुनने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर सुलेमानी नाम आता है। हाजी निजामुद्दीन सुलेमानी की दरगाह जो है वो भी फतेहपुर में है, बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है। लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर भी यहाँ पर पड़ता है, और ये मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें गंगा माता के मंदिर की। गंगा माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? सीकर जिले के अंदर है। और सकराय माता की बात करें, सनकारी माता की बात करें, ये भी सीकर में है, और इन्हीं को शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है। रेशमा महल की बात करें, ये भी सीकर जिले के अंदर है। ऐसे छोटे प्रश्न बनते हैं तो सीधे बनते हैं कि ये महल किस जिले में है, किसके लिए प्रसिद्ध है। नेपाल के गिरिराज प्रसाद जी जो है उनका संबंध इनसे माना जाता है। बाबा झुंझार जी की यदि हम बात करें तो बाबा झुंझार जी जो है एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। इनका जन्म सीकर के इमलो में हुआ था। इनका मंदिर शालोदड़ा में बना हुआ है। गायों की सुरक्षा हेतु जो मुस्लिम लुटेरे थे उनसे ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस समय जो है गाय का महत्व बहुत ही विशेष माना जाता था, और जब भी कभी विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करते थे, अधिकांश जो है वो क्या गायें चुरा लेते थे। हम भी अधिकांश इतिहास में और लोक संस्कृति में पढ़ते हैं, जब लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं तो अधिकांश लोक देवताओं की जो मृत्यु है वो गायों की रक्षा करते हुए हुई मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर विदेशी आक्रांत आते थे, गायों के ऊपर आक्रमण कर देते थे, और गौ रक्षा के हेतु जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया वो आगे चलकर जनमानस में लोक देवताओं के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। और बात करते हैं ओमल सोमल मंदिर की। सलादीपुर खंडेला सीकर में पड़ता है। वर्तमान में केवल इस मंदिर के क्या है? अवशेष बचे हुए। अभी ये वर्तमान में एक तरीके से कह सकते हैं अच्छी कंडीशन में मंदिर नहीं है, लेकिन अवशेष होने के कारण भी ये मंदिर चर्चा में है। एग्जाम में पुरातत्व की दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट गणेश्वर का शिव मंदिर जो है ये गणेश्वर में मतलब एक प्रकार से पड़ता है। यहाँ पर क्या है? एक झरना है। यहाँ पर क्या है? एक झरना है, और इस झरने को क्या कहते हैं? गालव गंगा। गालव गंगा के नाम से एक झरना जो है वहां पर प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है गालव गंगा के नाम से झरना किस जिले में है।
नेक्स्ट गोपाल मंदिर या फिर चित्रकूट धाम की यदि हम बात करें, निमड़ा ग्राम सीकर में पड़ता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण का मंदिर है। और यहाँ पर बात करें हम, गोपाल जो हैं वो भगवान कृष्ण के ही एक अन्य नाम है, अन्य स्वरूप है। गणेश्वर सभ्यता की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यता स्थल माना जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में एक विशेष स्थान रखता है, इसीलिए इसे समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन हुआ था, कांटली नदी के किनारे ये विकसित हुआ। और इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जैसे ताम्रवती नगरी, ताम्र नगरी, ताम्र जिला, तो ये भी आप सभी साथी ध्यान रखें। और हवेलियों की यदि हम बात करें, राजस्थान में हवेलियां जो है वो सेठों की क्या मानी जाती थी, सेठों के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनके निवास स्थान जो थे वो हवेलियों के नाम से जाने जाते थे। अब यहाँ पर यदि हम बात करें फतेहपुर के बारे में, फतेहपुर और रामगढ़, और ये दोनों जगह कौन सी, ये दोनों जगह जो है वो सीकर जिले की है। अब यहाँ पर फतेहपुर के बारे में क्या कहा जाता है, इसे धनपतियों का शहर कहा जाता है, इसे धनपतियों का शहर या नगर कहा जाता है। जबकि रामगढ़ को क्या कहा जाता है, सेठों का नगर कहा जाता है, सेठों का नगर इसे कहा जाता है। और जहां पर सेठ लोग होंगे वहां पर क्या बनेगी, हवेलियां बनेगी। मतलब उनके जो बने हुए भव्य मकान जो है, भव्य महल जो है वो एक प्रकार से क्या कहलाते हैं, हवेलियां कहलाते हैं। तो जैसे नंदलाल देवड़ा की हवेली सीकर जिले में है, प्रॉपर पोदारों की हवेली सीकर में है। कोडिया और राठियों की हवेली जो है, कोडिया राठिया परिवार की यदि हवेलियों की बात करें, ये लक्ष्मणगढ़ सीकर में पड़ती है। पंसारी परिवार की जो हवेली है वो श्री माधोपुर में पड़ती है। श्री माधोपुर कहाँ पर है, सीकर में है। जबकि सवाई माधोपुर अपने आप में एक अलग से जिला है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये श्री माधोपुर है, सवाई माधोपुर नहीं है। और बैजनाथ रुइया की हवेली की बात करें, ये कहां पर पड़ती है, ये रामगढ़ में पड़ती है। और रामगढ़ कौन सा वाला, सीकर वाला रामगढ़ है ना, अलवर वाला रामगढ़ नहीं है, जयपुर वाला रामगढ़ नहीं है, और ना ही ये जैसलमेर वाला रामगढ़ है। तो ये आज अपने सीकर जिले की जो है एक प्रकार से कह सकते हैं इतिहास और पर्यटन की दृष्टि से हमने क्लास की बात की थी। जितने भी साथी लाइव हैं सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। अब अपनी क्लास क्या है, कंटिन्यू चलेगी। और कल अपनी क्लास के अंतर्गत होगी प्रश्नोत्तरी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। इसके बाद आपके A to Z राजस्थान की क्लास होने वाली है। तो जितने भी साथी लाइव हैं बाद में भी लाइव बने रहें, क्योंकि अभी एग्जाम की जो दृष्टि से यदि हम समय की बात करें तो ये समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि बाद में आप मैसेज करते हो कि सर PDF नहीं मिली, तो PDF टाइम होते ही आपको वहां पर अवेलेबल हो जाती है। यदि कोई पॉइंट आपके छूट जाता है एग्जाम में कि यार ये चीज हमने नहीं पढ़ी, तो आप बाद में भी PDF के माध्यम से नोट बना उसको नोट कर सकते हो, बढ़िया शानदार नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखें। अभी जैसे क्लास लाइव चलती है उस समय भले आप लाइव देखो, बढ़िया से कमेंट वगैरह कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको क्लास को वापस देखना है और नोट्स जरूर बनाने हैं। यदि आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठते हो, नोट्स नहीं बनाते हो, तो मेरे हिसाब से ये क्लास आपके लिए कम उपयोगी हो सकती है। क्लास की महत्वता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपने नोट ही नहीं किया तो आपको याद कैसे रहेगा। तो आप बढ़िया नोट्स बना लें ताकि बार बार आपको रिविजन करने में सुविधा होती रहे। कल मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।